गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं शुभम सैनी आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, कल का हमारा जो टॉपिक था, कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था प्रकाश वाला। और क्लास 10 के जब प्रकाश के चैप्टर की बात करें तो सबसे पहले आपको प्रकाश को एक्सप्लेन करा था कि प्रकाश क्या होता है। और प्रकाश के बारे में मैंने आपसे कहा था कि अगर प्रकाश की बात करें तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से वस्तु को देखा जा सकता है। या ऐसे भी बताया था कि आप जो है प्रकाश को ये भी समझ सकते हैं कि प्रकाश जो है एक ऊर्जा के रूप में होता है। और प्रकाश के बारे में ये भी डिस्कस करा था कि प्रकाश जो है तरंग किरणों के रूप में चलता है और प्रकाश जो कण तरंग दोनों के रूप में होता है। कि ये सब बातें जो है हमने कल प्रकाश के बारे में डिस्कस करी थी। और हमने जो अपना टॉपिक खत्म किया था वो इस बात पर खत्म किया था कि प्रकाश जो है वो कण और तरंग दोनों के रूप में होता है। प्रकाश कण व तरंग दोनों के रूप में होता है। जब प्रकाश तरंग के रूप में है तो आपको यही बताया गया था कि अगर प्रकाश तरंग के रूप में है तो उसका उदाहरण होता है कि प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का परावर्तन। इस बात के उदाहरण है कि प्रकाश जो है तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। और जब प्रकाश कण के रूप में होता है तो उसका उदाहरण मैंने आपको दिया था कि सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का बनना। इस बात का उदाहरण है कि प्रकाश जो है कण के रूप में भी होता है। अब कौन से कणों के रूप में होता है, कण कौन से होते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि प्रकाश जिन कणों से मिलकर बनता है उन कणों को फोटोन कहा जाता है। जिन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, फोटोन, PHOTON। तो डियर स्टूडेंट, आज जो डिस्कस करना है वो हमें करना है प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो पहले अपने टॉपिक पर आते हैं कि ठीक है, प्रकाश में आपने बता दिया था कहीं, और मैंने आपको कहीं बात बताई थी कि प्रकाश सीधी रेखा में तो चलता है लेकिन साथ ही साथ प्रकाश किनारों पर से भी मुड़ता है। और प्रकाश का किनारों पर से मुड़ जाना वो विवर्तन कहलाता है। प्रकाश जब सीधी रेखा में चलता है तो इसका मैंने आपको कहा था, इसका एग्जाम्पल होता है कि हमारी परछाई जो ठीक हमारे पीछे बन रही है वो इस बात का प्रमाण है कि प्रकाश जो सीधी रेखा में चलता है। अगर प्रकाश सीधी रेखा में ना चलता तो किसी भी वस्तु की परछाई शैडो उसके ठीक पीछे ना बनती, या तो यहां पर बनती या यहां पर बनती, कहीं भी बन सकती थी। इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश जो सीधी रेखा में चलता है और प्रकाश किनारों पर से मुड़ता है। और आपको इस बात को बताया गया था कि अगर वस्तु का साइज प्रकाश के स्रोत से या प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणों से बहुत बड़ा है, उन परिस्थितियों में परछाई क्यों नहीं बन पाती, क्योंकि वस्तु का जो अगर साइज जो बहुत बड़ा है उस कंडीशन में प्रकाश सारा का सारा जो है वस्तु के ऊपर फैल जाता है। इसी कारण जो है उसकी प्रतिबिंब वस्तु की परछाई उस जो है वस्तु के ठीक पीछे नहीं बन पाती अगर बहुत बड़ा साइज है। लेकिन अगर वस्तु का साइज प्रकाश स्रोत की तुलना में छोटा है या प्रकाश की किरणों की तुलना में छोटा है, उन परिस्थितियों में प्रतिबिंब कह रहा हूं, परछाई जो है उसके ठीक पीछे बनकर प्रकाश जो किनारों पर से भी मुड़ता है। तो कल इन बातों के बारे में डिस्कस किया गया था। और दूसरी बात ये बात बताई गई थी आपको कि प्रकाश जहां से आ रहा होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है वो प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। तो ये बातें प्रकाश के बारे में थी, प्रकाश स्रोत। और जब प्रकाश तरंगों के रूप में है, कण के रूप में भी है, और जब प्रकाश तरंगों के रूप में है तो तरंग का उदाहरण बनता है, मैंने आपको बताया था कि तरंग का उदाहरण होता है प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन। इस बात के आधार पर सिद्ध करते हैं, इस बात के आधार पर बताया जाता है कि प्रकाश जो वास्तव में तरंग के रूप में भी होता है, और जब तरंग के रूप में भी है तो प्रकाश कणों के रूप में भी, दोनों रूप में है। तो इसलिए हमारा जो टॉपिक आपकी क्लास में 10th क्लास में है कि प्रकाश और प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। इसी वजह से जो है ये टॉपिक प्रकाश के साथ रखे गए। और परावर्तन को हम जो एक्सप्लेन करते हैं, व्याख्या करते हैं, वो यही मानकर करते हैं कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में होता है और लेकिन किरणों के रूप में चलता है। कल मैंने आपको इस बात का उदाहरण भी दिया था कि अगर आप सूरज की बात करें कि सूरज का चित्र सर इस तरीके से क्यों बनाया जाता है, तो मैंने आपसे कहा था कि प्रकाश जो चारों दिशाओं में फैलता है और किरणों के रूप में चलता है। जब प्रकाश चारों दिशा में फैल रहा है और किरणों के रूप में चल रहा है तो जितनी भी किरण होती हैं ये सारी किरणें भी सीधी रेखा में जाती हैं जिस भी दिशा में ये जा रही होती है।
इस तरीके से जो ये सब बातें जो है हमने कल के टॉपिक में डिस्कस करी कि प्रकाश जो है एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से आप वस्तु को देख सकते हैं, या प्रकाश ऊर्जा के रूप में होता है। उसके बाद आपको यह भी समझाया गया था कि प्रकाश जो है वो किरणों के रूप में चलता है, और प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है, किनारों पर से भी मुड़ता है। उदाहरण भी मैंने आपको दिया था। और फिर उसके बाद बताया गया कि प्रकाश जो कण और तरंग दोनों के रूप में होता है। और तभी हमारा टॉपिक बना कि प्रकाश जब अगर तरंग के रूप में है तो इसीलिए जो है यहाँ पर टॉपिक साथ में जुड़ा कि प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो तभी चैप्टर का नाम हमारा बनता है प्रकाश तथा प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। तो डियर स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्रकाश के परावर्तन पे, यानी कि रिफ्लेक्शन, इंग्लिश में कहें तो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो ठीक है, इस टॉपिक पर आते हैं। अपने टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में कहें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तन, लाइट मतलब प्रकाश, ऑफ का मतलब का, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। देखो सिंपल, सबसे पहले बहुत सिंपल तरीके समझेंगे जो आपने पढ़ रखा है, उससे बहुत सिंपल। जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरा और जिस वस्तु पर प्रकाश गिरा और गिरकर वापस लौट गया, और जिस माध्यम में वो आ रहा था उसी माध्यम में वापस लौट गया, तो इस घटना को कहा जाता है परावर्तन। प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश का परावर्तन, अगर ध्वनि आ रही है तो ध्वनि का परावर्तन। यानी कि सबसे पहले वर्ड पर आते हैं परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश जो है, अगर प्रकाश की बात करें तो लाइट का किसी भी माध्यम पर गिरना, या जब प्रकाश किसी भी माध्यम से आ रहा होता है और किसी वस्तु पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, तो इस घटना को परावर्तन कहा जाता है। यानी कि किसी भी प्रकाश से किसी वस्तु पर गिरना और गिरकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना क्या हो गया? परावर्तन हो गया। नहीं, टकराकर वापस लौट जाना क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। प्रति अपने आप को आईने में देखना, मिरर में देखना, उदाहरण किस बात का है? प्रकाश के परावर्तन का उदाहरण है। अब ठीक है सर, यहां पर कुछ बातें क्लियर हो, कुछ डाउट्स क्लियर होते हैं, कुछ क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। पहला क्वेश्चन, सर ये माध्यम क्या है? क्योंकि परिभाषा में क्या है कि प्रकाश जब किसी माध्यम से आता है तो क्या, जब माध्यम से आने के बाद जिस वस्तु से प्रकाश टकराएगा, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन परावर्तन कहा जाता है, या परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश अगर किसी माध्यम से आया और किसी वस्तु पर गिरा, गिरने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट गया, तो यह घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब यहां पर क्वेश्चन पुट अप होते हैं। पहला, सर ये माध्यम क्या है? और दूसरा क्वेश्चन, जिस वस्तु की सर आप बात कर रहे हैं, जिस वस्तु पर प्रकाश गिर रहा है, वो वस्तु कैसी है? वो पारदर्शी है या अपारदर्शी है? दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। क्वेश्चन तो क्या हो गया? माध्यम। क्योंकि देखो, जो भी वर्ड हमारे सामने आए, सबसे पहले हमारा मतलब यह होता है कि जो भी परिभाषा हम पढ़ रहे हैं उसमें जो भी फिजिक्स के वर्ड हैं उन वर्ड का मतलब हमें पता हो, उस वर्ड का मीनिंग हमें पता हो। अगर मीनिंग पता है तो हम कोई से भी टॉपिक को, कोई सी परिभाषा को समझ लेंगे। और हमें फिजिक्स के अंदर, भौतिक के अंदर समझने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि रटने के ऊपर। अगर आपने वर्ड पर कमांड बना ली तो वर्ड पर कमांड बनाने के बाद आप अपने आप अगर बनाकर लिखोगे तो भी एक्यूरेट माना जाएगा। देखो, अगर इंग्लिश की डेफिनेशन की बात करें, इंग्लिश के वर्ड की बात करें, अगर आपको कोई कह दे कि आपको इंग्लिश की बुक पढ़नी है, तो आप कब पढ़ पाओगे? जब आपको वर्ड का मीनिंग पता होगा, शब्दों का मतलब पता होगा। लेकिन ऐसे ही क्या है फिजिक्स के अंदर है। अगर फिजिक्स की परिभाषा जितनी भी है, अगर उसमें हर वर्ड का मतलब आपको पता है, हर मीनिंग का मतलब आपको पता है, तो अब उस मीनिंग को मतलब पता होने के बाद ही आप उस पूरी परिभाषा का अर्थ समझ पाओगे। हमें अंडरस्टैंडिंग पर, हमें लर्निंग पर, हमें स्टडी पर, इन पर फोकस करना है, ना कि जो परिभाषा थी उसको रटा और रटने के बाद जो है उसको लिख कर आ गए। इससे होगा क्या? इससे दो ही चीजें, एक ही चीज होगी, दूसरी भी नहीं होगी। क्या चीज होगी? आपके मात्र और मात्र नंबर आ जाएंगे, लेकिन आपको का नॉलेज जो है वो शून्य रहेगा। अगर नॉलेज गेन करना है नंबर के साथ साथ, तो देखो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के बिना कोई फायदा नहीं।
तो नॉलेज गेन करने के लिए जरूरी होता है कि हम जो शब्द दे रखे हैं उसका मतलब हमें पता हो, उसका मीनिंग हमें पता हो, ताकि अगर हम भूल भी जाए तो शब्दों का मतलब हमें पता हो, तो हम जो इस बात को अपने भाषा में लिखकर, अपने शब्दों में लिखकर उस परिभाषा का पूरा अर्थ एग्जामिनर को समझा सके, उस बात को पूरा लिख सके। कोई भी अगर हमारे सामने आ जाए तो हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में उस चीजों को बता सके। तो ये मतलब होता है, ये अर्थ होता है नॉलेज का। और रटने का क्या होता है, आपने कोई चीज रट ली, आप उसमें कोई भी वर्ड भूल गए, भूलने के बाद क्या होगा, आप उसकी परिभाषा लिख नहीं पाओगे। तो इसलिए भौतिक के अंदर जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा यहाँ पर, आप ये देखना कि आपको शब्दों का मतलब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि शब्दों का मीनिंग सारा खेल है। जब आपको परिभाषा लिखवाई जाएगी, बताई जाएगी, आपको उस चीज में आपको ये बात सिखाई जाएगी माध्यम क्या होता है, पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी या अपारदर्शी किस तरीके से। तो पहला क्वेश्चन क्या, परावर्तन में कि सब मैंने आपको क्या बताया कि जब प्रकाश किसी माध्यम से आ रहा होता है, आने के बाद वो जिस वस्तु से टकराएगा, टकराने के बाद अगर वो उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इस घटना को क्या बोलते हैं, परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का किसी वस्तु पर गिरना, गिरकर वापस लौट जाना क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। अब क्वेश्चन यहां पर पहला पुटअप हुआ कि सर माध्यम कैसा है, कि माध्यम का मतलब क्या है, आप किस माध्यम की बात कर रहे हैं, ये माध्यम है क्या। दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश जिस वस्तु पर गिर रहा है वो वस्तु पारदर्शी है या अपारदर्शी है। तीसरा पॉइंट, कि सर जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरा तो क्या वो प्रकाश जो है एक ही दिशा में जाएगा या सभी दिशाओं में जाएगा। कि प्रकाश किसी वस्तु पर गिर रहा है तो जिस वस्तु पर प्रकाश गिरा है वो वस्तु पारदर्शी अपारदर्शी तो बात ठीक है, लेकिन जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरा तो क्या वो प्रकाश एक ही दिशा में जाएगा या सभी दिशाओं में फैल जाएगा। जिसको अगर बहुत सिंपल समझे कि तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो है प्रकाश का परावर्तन होता कैसे है। और चौथा, कब होगा। ये चार क्वेश्चन का आंसर अगर हमें मिल गया कॉन्सेप्ट में तो पूरा टॉपिक हमारा जो है, कॉन्सेप्ट जो हमारा वो क्या हो जाए, वो क्लियर हो जाएगा। यही मेन चीज। देखो फिजिक्स के अंदर आपको शब्दों पर फोकस करना पड़ता है, कुछ बातों पर फोकस करना पड़ता है। आप जो भी टॉपिक पढ़ने जाए सबसे पहले तो ये समझो कि वो टॉपिक है क्या, कि ये टॉपिक जो है क्या। दूसरा, कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो टॉपिक कहां पर है, कहां पर यूज हो रहा है उसका। तीसरा, ये कैसे पॉसिबल है। बात समझ आ गई कि क्या टॉपिक है, कहां है ये सब, कैसे पॉसिबल है। चौथा और मेन है, इसका उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल क्या है। देखो बेटे फिजिक्स जो है एग्जाम्पल से है। अगर एग्जाम्पल आपको क्लियर है तो कोई भी टॉपिक है आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से ही कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। क्योंकि मान लो कोई भी घटना घटी, जैसे आप ये वाली घटनाओं की बात कर रहे हैं कि प्रकाश गिरा, गिरने के बाद उसी माध्यम वापस लौट गया, इसे आपने परावर्तन कह दिया। देखो पहले तो इंसिडेंट हुआ, पहले तो घटना घटी है, उसके बाद ही तो आपने इसको एक नाम दे दिया परावर्तन का, या पहले परिभाषा बना दी थी कि उसके बाद हम इसको करके दिखाएंगे। बिना देखे, बिना डेमोन्स्ट्रेशन के, बिना कोई उदाहरण के आप परिभाषा कैसे लिख देंगे। कोई चीज पहले हुई होगी उसे तभी तो कुछ आपने नाम दिया। तो इसीलिए अगर हमें एग्जाम्पल्स भी क्लियर हैं तो चीजें हमारे अपने आप क्लियर हो जाती हैं। तो फिजिक्स को अगर पढ़ना है तो हमें कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो आपको ये चार बातें बताओ कि ये है क्या, ये कहां है, ये कैसे है, उसका एग्जाम्पल्स क्या है, इसका उदाहरण क्या है। ये चार पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि सर ये कैसा माध्यम, ये माध्यम है क्या। देखो अगर माध्यम की बात करें तो ये माध्यम की कैसा माध्यम है क्या माध्यम, तो इसका मतलब ये है कि प्रकाश जिसमें ट्रेवल कर रहा है, जिसमें मतलब किसमें, समझना। अगर प्रकाश हवा में ट्रेवल कर रहा है, एयर में, तो हवा क्या हो गई, वो माध्यम हो गई। अब अगर आपके पास कोई शीशा है, मिरर है, आप उस पर टॉर्च मार रहे हैं, टॉर्च लाइट प्रकाश डाल रहे हैं। जब टॉर्च से आप उस पर प्रकाश डाल रहे हैं तो आप जिस कमरे में हैं वहां पर वातावरण तो है, एटमॉस्फेयर है,
वायु है। तब लाइट कहां पर ट्रेवल कर रही है, कहां पर यात्रा कर रही है, उस वायु में से होकर जा रही है ना, वायु कणों से टकरा कर जा रही है ना, तो वायु क्या हो गई, वो माध्यम हो गई। अगर आप लाइट को पानी में डाल रहे हैं तो पानी क्या हो गया, माध्यम हो गया। आप लाइट को जिस भी चीज में डाल रहे हैं, लाइट जिसमें भी ट्रेवल कर रही है, पानी में ट्रेवल कर रही है तो पानी माध्यम हो गया, वायु में ट्रेवल कर रही है तो वायु माध्यम हो गया। तो बात क्लियर हुई कि माध्यम का मतलब क्या है कि लाइट जिस भी वस्तु में ट्रेवल कर रही है, जिस भी यहां पर भी ट्रेवल कर रही है, जिसके थ्रू ट्रेवल कर रही है, जिसके थ्रू यात्रा कर रही है, उसे माध्यम कहा गया। हवा में यात्रा कर रही है तो हवा क्या हो गया, माध्यम हो गया। पानी में जा रही है लाइट, प्रकाश पानी में जा रहा है तो पानी क्या हो गया, माध्यम हो गया। जिस भी चीज में वस्तु जा रही है, प्रकाश जा रहा है, वो माध्यम हो गया। ठीक है सर, क्लियर हुआ कि माध्यम का मतलब क्या है। हवा में ट्रेवल कर रही है तो हवा क्या होगी, माध्यम हो गई। दूसरा क्वेश्चन का आंसर, सर ये पारदर्शी होगा माध्यम जिस वस्तु पर डाला गया, वस्तु की बात कर रहे हैं, माध्यम की बात नहीं कर रहे कि प्रकाश जिस वस्तु पर डाला गया वो वस्तु पारदर्शी होगी या अपारदर्शी होगी। बेटा ध्यान रखना, पारदर्शी का मतलब होता है जिसमें लाइट आर पार चली जाए, वो पारदर्शी है। जैसे कि बस में लगे हुए शीशे होते हैं, अब बाहर क्या है वो भी देख पा रहे हैं, बाहर से अंदर वाला भी देख पा रहा है, अंदर वाले को भी देख पा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, पारदर्शी हो गया। अपारदर्शी कि केवल आप जो है बाहर कहीं देख पा रहे हैं, आप मिरर में खुद को देख पा रहे हैं। या आप ये भी कह सकते हैं अगर प्रकाश जिस वस्तु पर डाला गया, प्रकाश उसमें से आर पार नहीं हुआ, उसको भेदता हुआ, पेनिट्रेट करता हुआ आर पार नहीं गया, तो वो क्या हो गया, अपारदर्शी हो गया। तो जिस प्रकाश जिस वस्तु पर डाला जाता है परावर्तन में, वो वस्तु आपकी अपारदर्शी होती है, पारदर्शी नहीं होती। सबसे पहले बात ध्यान रखना, क्यों नहीं होती पारदर्शी, कि अगर परावर्तन के अनुसार कि अगर प्रकाश आप जिस वस्तु पर डाल रहे हैं, डालने के बाद वह प्रकाश जो है वापस उसी माध्यम में लौट रहा है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है वापस उसी माध्यम में लौटना कि अगर वस्तु आपकी अपारदर्शी हो। इसलिए अपारदर्शी होना चाहिए, पारदर्शी नहीं होना चाहिए। तीसरा मेन पॉइंट होता किस तरीके से है, अब समझना। अब समझिए कि एक आपने ले लिया चिकना पृष्ठ, स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस, चिकना पृष्ठ, और एक आपने लिया खुरदरा पृष्ठ, है दोनों अपारदर्शी। ठीक है, खुरदरा पृष्ठ है, पृष्ठ जिसे आप कह सकते हैं रफ सरफेस, रफ सरफेस। अब इसको आपको समझते कि एग्जाम्पल क्या है। एक शीशा लिया आपने, मिरर, ठीक है, उस पर कोई भी होल नहीं है, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, कहीं से भी चटका हुआ नहीं है, कहीं से भी ब्रेक नहीं है, कहीं भी स्पॉट्स नहीं हो रहे हैं, कहीं ये भी नहीं है कि हल्के हल्के से उस पर पॉइंट हो रहे हैं, हल्का बीच बीच में से कहीं टूटा हुआ, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल चिकना पृष्ठ आपने ले लिया। वो एग्जाम्पल किसका हो गया, आपका चिकने पृष्ठ का हो गया, स्मूथ सरफेस का हो गया। और अब उसी कांच के पृष्ठ पर आपने चाकू से या किसी भी नुकीली चीज से, सुई से, या आप कह सकते हैं कील से जो है, आपने उस पर हल्के हल्के से इस तरीके से जो है उसको रफ कर दिया, खुरदरा कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, रफ सरफेस हो गया। अब होता कैसे वो समझ रहे हैं, परावर्तन हमेशा चिकने पृष्ठ से होता है, खुरदरे पृष्ठ से नहीं होता। क्यों नहीं होता समझना, जब प्रकाश किसी स्रोत से आएगा, आने के बाद प्रकाश जिस वस्तु पर गिरेगा, देखो जो प्रकाश आ रहा होता है उस प्रकाश का नाम होता है, उस प्रकाशीय किरण को कहा जाता है आपतित किरण। आने वाली किरण हो गई आपकी आपतित किरण। और जिस बिंदु पर प्रकाश गिरता है, उस पूरे पृष्ठ के जिस भी पॉइंट पर, जिस भी बिंदु पर पृष्ठ प्रकाश गिरता है, उस बिंदु का नाम होता है आपका आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, उस बिंदु की बात कर रहे हैं।
और जिस भी वस्तु पर प्रकाश गिरा और जिस भी माध्यम में आ रहा है, अगर वो हवा में आ रहा है तो वायु कैसी माध्यम हो गई, तो वायु क्या हो गया, एक माध्यम हो गया, जो माध्यम है आपका। तो आने वाली किरण कौन सी होगी, आपतित किरण होगी। तो हुआ क्या कि जब आपतित किरण किसी बिंदु पर गिरती है तो गिरने के बाद और उस बिंदु से जो है हम एक अभिलंब ड्रॉ कर देते हैं। अभिलंब क्या होता है सर, ये अभिलंब का मतलब होता है कि जो पृष्ठ से 90 का एंगल बना रहा होता है उसे अभिलंब कहा जाता है। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये अभिलंब है। अभिलंब का मतलब क्या होगा, ये पृष्ठ से कितना कोण बना रही है, पृष्ठ से 90 का कोण बना रही है, तो इसलिए इसको अभिलंब कहा जाता है। और इसी अभिलंब से ही हम मेजर करते हैं, मापते हैं क्या चीज, कि कितने कोण पर प्रकाश गिर रहा है, कितने एंगल पर प्रकाश गिरा है। तो आने वाली किरण कौन सी हो गई, आपतित किरण हो गई। जिस कोण पर प्रकाश गिरता है, आपतन कोण, यानी कि जो एंगल कोण आई है ये चिन्ह कोण का है, तो ये कोण क्या हो गया, आपका हो गया आपतन कोण। आपतन कोण। तो जब आने वाली आपतित किरण जब किसी वस्तु पर गिरती है तो जिस बिंदु पर गिरी हुआ होगा आपतन बिंदु, तो गिरने के बाद प्रकाश किरण जितने कोण से आई थी, जितने एंगल से गिरी थी, उतने ही एंगल से जो है वो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। और जिस कोण से वो जितने एंगल से वापस गई है उस कोण का नाम होता है परावर्तन कोण। और टकराकर जाने वाली किरण, वापस लौटने वाली किरण का नाम होता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और कौन कौन सा हो गया, परावर्तन कोण हो गया, ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। अब ऐसा तभी पॉसिबल है कि अगर आपका जो सरफेस है, वो आपका जो पृष्ठ है वो स्मूथ हो, कि प्रकाश जिस कोण पर गिरा वापस उसी कोण से वापस लौट गया। अब प्रकाश के उदाहरण, परावर्तन की बात का उदाहरण की बात करें, मान लो एक कमरे में 2 दरवाजे हैं, एक कोने पर है और एक स्टार्टिंग में है, और एक बच्चे को हमने उसके कमरे के अंदर खड़ा कर दिया और उसे ये कहा गया कि बेटा आपको ये मेजर करना है कि साउंड, बाहर से कोई बच्चा बोलेगा, आपको ये मेजर करना है कि साउंड जो है, ये ध्यान लगा, साउंड जो है आपकी किस जगह से आ रही है, किस दरवाजे से आ रही है, दूसरे वाले दरवाजे से आ रही है या पहले वाले दरवाजे से आ रही है। और वो व्यक्ति जो आवाज देगा वो व्यक्ति बाहर है और वो अंदर वाला व्यक्ति उसको देख नहीं सकता वो किस जगह खड़ा हुआ है। तो अब हुआ क्या कि उस व्यक्ति को हमने दरवाजे के अंदर खड़ा, कमरे के अंदर खड़ा कर दिया, ठीक है, और कमरा पूरा खाली है, कोई भी जगह उसके अंदर नहीं है। कमरा खाली क्यों रखा गया, ताकि आवाज गूंजे। क्योंकि अगर आप किसी भी कमरे में कोई जगह भर दे, कोई वस्तु भर देते, कोई चीज रख देते हैं, तो क्या होता है, फिर आवाज नहीं गूंजती। आवाज कब गूंजती है, जब या तो वस्तु पूरा कमरा खंडर हो या उसमें कोई भी चीजें ना हो, तभी गूंजती है, सीधी सी बात है। तो इसीलिए एक खाली कमरा लिया गया, बिल्कुल खाली कमरा लिया गया। अब हुआ क्या, उसमें लड़के को खड़ा कर दिया, उससे ये कहा गया बेटे आपको ये मेजर करना है कि साउंड जो है, ध्वनि जो है कहां से आ रही है। तो ठीक है, अब ठीक है, अब हुआ क्या, बाहर से एक बच्चे को कहा कि भाई आवाज दे, उसने ऐसे आवाज लगाई। अब होता क्या है कि मेजर हम क्या सोचते हैं कि जहां से आवाज जा रही होती है, जिस दिशा में आवाज जा रही होती है, हम सोचते हैं कि आवाज वहीं से आ रही है। मान लो अगर मैं यहां पर खड़ा, इस तरह से खड़ा हूं, ध्वनि यहां से आ रही है और हम क्या करते हैं कि हमारे ध्वनि आई हमारे पास, हमसे टकराएगी, वापस चली जाएगी। तो ध्वनि जिस दिशा में जा रही होती है तो हमारा ध्यान तुरंत उस दिशा में जाता है कि अच्छा वहां से आ रही है आवाज, तो हम उधर की तरफ को भागते हैं। जबकि रियलिटी क्या है, ध्वनि पहले वाले दरवाजे से आ रही है, हम किस तरफ जा रहे हैं, दूसरे वाले दरवाजे की तरफ से जा रहे हैं। अगर लड़का दूसरे वाले दरवाजे पर खड़ा होकर आवाज देगा तो आप तक पहुंचेगी, टकराने के बाद वो वापस जाएगी, तो हमारा ध्यान कहां जाएगा, तुरंत ही जिस दिशा में वो जा रही होती है।
तो वो क्या हो गया, वो ध्वनि का परावर्तन हो गया। तो इसमें एक बात को समझने वाली बात है कि प्रकाश के या किसी भी, देखो परावर्तन ध्वनि का भी हो सकता है, प्रकाश का भी हो सकता है। हमारा टॉपिक है परावर्तन को समझना। अगर परावर्तन समझ में आ गया तो वही चीज क्लियर हो गई, फिर प्रकाश का परावर्तन समझ में आ जाएगा। तो समझना, तो मतलब क्या हुआ इस बात का कि सर किसी भी चीज के कोई भी किरण अगर बात करें, प्रकाश की बात करें, तो प्रकाश से किरण के आने की दिशा और जाने की दिशा दोनों अलग अलग होती हैं। एक दिशा से नहीं आती और एक दिशा से नहीं जाती। लेकिन ये जरूर होता है, जितने कोण से प्रकाश आ रहा होता है उतने कोण से प्रकाश परावर्तित भी हो रहा होता है, उतने कोण से प्रकाश वापस भी जा रहा होता है। लेकिन उसके आने की दिशा और जाने की दिशा दोनों अलग अलग होती हैं। मैंने आपसे क्या उदाहरण दिया कि आप एक कमरे में है, कमरे में कोई नहीं है और एक खंडर, बिल्कुल खंडर कमरा है, आपको खड़ा कर दिया गया, बीच में खड़ा कर दिया गया। एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में आपका एक प्रकार गेट है, एक आपका लेफ्ट हैंड साइड में। अब अगर कोई व्यक्ति बाहर से लेफ्ट हैंड साइड से आवाज लगा रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड जब वो आवाज लगाएगा तो होगा क्या, लेफ्ट हैंड वाले गेट से आवाज आप तक आई, टकराई, टकराने के बाद जब क्या हुआ, वो दूसरे दरवाजे से की तरफ को गई। तब पहले दरवाजे से जैसे पहले गेट से अगर जैसे प्रकाश आया या कोई भी ध्वनि आ रही है, तो आप तक पहुंचने के बाद जब टकराने के बाद जब वापस गई, तो आपका ध्यान तुरंत उधर की तरफ को जाएगा। और जैसे वो दूसरी तरफ को गया, तुरंत क्या होगा, आप उस तरफ को भागेंगे। आप जब उस तरफ को जाएंगे तो उससे आपको क्या महसूस देगा कि हाँ, ध्वनि जो है वो गेट नंबर 2 से आई थी, जबकि रियलिटी क्या है, वो ध्वनि गेट नंबर 1 से आ रही है। जब ध्वनि गेट नंबर 1 से आई तो हमने वहां ध्यान नहीं दिया, हमने ध्यान दिया गेट नंबर 2 की तरफ को। तो यहां से एक बात क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि सर प्रकाश अगर ऐसे काम करता है तो प्रकाश के आने की दिशा और प्रकाश के जाने की दिशा दोनों अलग अलग होती हैं। अगर गेट नंबर 2 से वो आवाज लगाए तो आप तक पहुंचेगी, टकरा कर फिर वापस जाएगी, तो आपका ध्यान क्या जाएगा, गेट नंबर 1 की तरफ को जाएगा। तो क्या हो गया, गेट नंबर 1 क्या हो गया, वो अलग दिशा में है, गेट नंबर 2 अलग तरफ है। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि प्रकाश के आने की दिशा और जाने की दिशा दोनों अलग अलग होती है। यही बात होती है परावर्तन की, यही परावर्तन है। वो ध्वनि की बात करें तो ध्वनि का परावर्तन हो गया, प्रकाश की बात करें तो प्रकाश का परावर्तन हो गया। तो परिभाषा क्या बनती है कि आने वाली किरण यानी कि आपतित किरण जब किसी वस्तु पर टकराती है और वस्तु के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु कहा जाता है आपतन बिंदु। टकराने के बाद जो है और जिस कोण से आ रही है तो उस कोण का क्या नाम होता है, आपतन कोण। तो प्रकाश किरण जो है, जब आपतित किरण जब किसी वस्तु पर टकराती है, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में उसी बिंदु से जब वापस लौट जाती है, तो इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। और यह तभी संभव हो पाता है जब आपका पृष्ठ जो है वो स्मूथ पृष्ठ हो, स्मूथ सरफेस हो या चिकना पृष्ठ हो। और जिस कोण से आ रही होती है उस कोण को ही क्या कहा, उस कोण को कहा जाता है आपतन कोण। और जितने कोण से वापस गई है, टकरा कर वापस लौटी है, वो कोण कहलाता है आपका आर, जिसको आर से रिप्रेजेंट करता है। आर का मतलब होता है आपका परावर्तन कोण। लेकिन अगर यही सारी बातें हम इसमें करें, खुरदरे पृष्ठ में, अभी हम क्या समझ रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि कैसे होता है। अगर पृष्ठ हमारा खुरदरा है, उस परिस्थिति में प्रकाश अगर गलती से आ भी गया, गलती से क्यों भाई, हो सकता है कि पूरा आपने ढक दिया। हम टॉपिक क्या माना कि खुरदरा पृष्ठ। अब प्रकाश आ गया, ठीक है, यह आपने अभिलंबी बता दिया, तो यह जरूरी होना है कि जिस कोण से प्रकाश आया है, इस टूटे हुए पृष्ठ पर, खुरदरे पृष्ठ पर जो है प्रकाश उस दिशा में चला जाए। किसी दिशा में जा सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझे, अगर आप बैट बॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं और पिच टूटी हुई है, लेदर की बॉल है, आप लेदर की बॉल समझते हैं आप कितनी पावरफुल बॉल होती है। अब जब लेदर की बॉल उस टूटी हुई पिच पर गिरती है और आप थ्रो कर रहे होते हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, तो जैसे ही बॉलर बॉलिंग कर रहा है होगा और वो टूटी हुई पिच के ऊपर वो बॉल को थ्रो करेगा, बॉलिंग करेगा, तो जैसे ही वो बॉल उस टूटे हुए जगह पर गिरेगी, तो ये जरूरी थोड़ा है कि वो जितने एंगल से गिरी थी उतने एंगल से ही बैट्समैन के पास पहुंचे। किसी भी दिशा में जा सकते, हो सकता है उसके शोल्डर पर लग जाए, कंधे पर लग जाए, सर पर लग जाए, उसके चेस्ट पर लग जाए, उसके पेट में लग जाए, ये तो पॉसिबल हो सकता है क्योंकि लेदर की बॉल है। और आप जानते हैं लेदर की बॉल पिच पर गिरने के बाद कितनी तेजी से मूव करती है।
तो यही वो तो क्या हो गया, वो भी तो परावर्तन, लेकिन वो पृष्ठ कौन सा, खुरदरा पृष्ठ। यही कारण होता है कि जब बैट्समैन को ये दिखता है कि पिच टूटी हुई है तो बीच में आकर जो है वो बैट से उसको ठीक करता है। वो क्यों ठीक कर रहा है बैट से, ताकि वो जानते हैं गलती से भी वो जो बॉलर बॉलिंग कर रहा है, अगर वो ही बॉल उस टूटी हुई जगह पर गिर गई तो जरूरी नहीं है कि वो आपके एंगल पर, आपके बैट्समैन के बैट पर कंप्लीट आ जाए, पूरी की पूरी पहुंच जाए। हो सकता है किसी दिशा में जा सकती है, शोल्डर पे लग जाए, सर पे लग जाए, किसी दिशा में जा सकती है, उसको चोट पहुंचा सकती है। यही बात यहीं पर भी लागू हुई कि सर अगर पृष्ठ हमारा खुरदरा पृष्ठ है तो खुरदरे पृष्ठ के ऊपर यह पॉसिबल नहीं हो पाता कि प्रकाश जिस कोण से आए उसी कोण से वापस लौट जाए, अलग अलग कोण हो सकते हैं। तो इसलिए प्रकाश के होने के लिए जरूरी यह है कि पृष्ठ जो है आपका स्मूथ पृष्ठ हो, चिकना पृष्ठ हो, खुरदरा पृष्ठ ना हो। तभी तो परिभाषा बनी यहां पर इस तरीके से कि किसी भी स्मूथ, किसी भी चिकने पृष्ठ पर आने वाली आपतित किरण जब किसी पृष्ठ पर गिरती है, आपतित किरण का मतलब क्या होगा, आने वाली किरण। जब आपतित किरण जब किसी भी स्मूथ पृष्ठ पर, चिकने पृष्ठ पर गिरती है तो जिस कोण पर गिरती है उसी कोण से वापस उसी माध्यम में, जिस माध्यम में वो आ रही होती है, तो आपतित किरण जिस कोण से गिरती है वापस उसी माध्यम में, उसी कोण से लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। बात क्लियर हुई? तो ये प्रकाश का परावर्तन होता है। ये आपका रफ सरफेस होगा, यहां से परावर्तन संभव नहीं हो पाता। इसीलिए कहा जाता है कि पृष्ठ के कैसा होता है, इस तरीके से होता है, ना कि खुरदरे पृष्ठ से होता है, स्मूथ पृष्ठ से होता है। तो बात आप क्लियर हुई कि प्रकाश का परावर्तन क्या, अभी नियम पे नहीं आए। दूसरी मेन चीज, आने वाला कोण आपतन कोण, जिस कोण से जा रही है परावर्तन कोण, आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। और ये डॉटेड लाइन अभिलंब, अभिलंब से तो पता चला मैं कि भाई 30 के एंगल पर आई है, 45 पर आई है, 50 पर आई है, किसने एंगल पर आई है। और मैंने आपको उदाहरण भी दिया कि प्रकाश के आने की डायरेक्शन और जाने की डायरेक्शन दोनों अलग अलग होती हैं। तो इसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है सर, ये बात क्लियर हुई कि पहला पॉइंट आपने कहा कि माध्यम कैसा है, कि जिस माध्यम का मतलब क्या होता है कि जिस भी माध्यम, जिस भी जगह पर लाइट ट्रेवल कर रही होती है, अगर वायु में ट्रेवल कर रही तो वायु माध्यम हो गया, पानी में जा रही है लाइट तो पानी माध्यम हो गया, तो उसे माध्यम कह रहे हैं। अब प्रकाश डाल रहे हैं आप, सीधी सी बात है, वायु में प्रकाश, वायु तो चारों तरफ है, एटमॉस्फेयर वातावरण है, तो वातावरण क्या हो गया आपका, वो माध्यम हो गया। जहां पर माध्यम नहीं होता, अब अर्थ है, अर्थ का अपना वातावरण है, जिसे आप वायुमंडल बोलते हैं। अब इस वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। ये जो वायु के कण हैं, जब प्रकाश वायुमंडल में आता है तो इन्हीं कणों से टकरा कर ही तो आप तक पहुंचता है। तो इसका मतलब कि अगर वायुमंडल नहीं होगा तो प्रकाश का संभव जो है, आपको प्रकाश का चलना संभव नहीं हो पाएगा जल्दी से, ठीक तरीके से। दूसरा, जहां पर अगर वायुमंडल नहीं है, जैसे आपका हो गया मून, चंद्रमा, तो वहां पर आपको आसमान पूरा ब्लैक दिखाई देगा, काला दिखाई देगा पूरा। अर्थ पर वायुमंडल है इसलिए आसमान ही दिखाई दे रहा है, चंद्रमा पर नहीं है, पूरा ब्लैक दिखाई देता। तो ये हो गया पृथ्वी का माध्यम, उदाहरण एयर, वायु, वायुमंडल। चंद्रमा की तरफ तो वायुमंडल नहीं है, आसमान क्या दिखाई दे रहा है, ब्लैक दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का यह अंतर होता है, इसलिए जरूरी होता है कि माध्यम का होना। माध्यम नहीं है तो दूसरा प्रकार को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता तो नहीं होती, लेकिन माध्यम अगर नहीं होगा तो परावर्तन कैसे होगा। ये परावर्तन कब होता है, परावर्तन होता है सर, क्वेश्चन आ गया परावर्तन कब होता है। और अभी पहले वाले टॉपिक में हमने कैसे का मतलब तो समझ लिया कि कैसे हो रहा है। तो मैंने आपसे कहा चिकने पृष्ठ से होगा, खुरदरे पृष्ठ से नहीं होता हो। इस तरह के संभव होता है, इस तरह के संभव नहीं पता। क्यों नहीं संभव हो पाता, क्योंकि इस स्थिति में ये जरूरी नहीं हो पाता कि प्रकाश जो है जिस कोण पर गिरा, जरूरी नहीं है प्रकाश जो है उसी कोण से वापस
लौट जाए, इसलिए संभव नहीं हो पाता। ठीक है, और यहाँ पर इसलिए संभव हो पा रहा क्योंकि स्मूथ पस्ट है, प्रकाश जिस कोण से गिरा उतने कोण से ही वापस लौट गया। मैंने आपको उदाहरण भी दिया बैट्समैन वाला कि अगर पिच टूटी हुई है, टूटी पिच पर अगर लेदर की बॉल गिर जाए तो जरूरी नहीं है कि जितने एंगल से वो गिरी उतने एंगल से ही वो बैट्समैन तक पहुंचे। हो सकता है डायरेक्शन चेंज होते, दिशा चेंज होते ही उसे कंधे पर टकराए, सर पर टकराए। तो इसलिए कहा जाता है कि 3 पॉइंट क्लियर हो आपके। माध्यम कैसा हो गया, वायु बता दें माध्यम क्या होता है। वायु है, अपारदर्शी चाहिए, पारदर्शी नहीं चाहिए। दूसरा, पारदर्शी क्यों नहीं चाहिए? अगर पारदर्शी माध्यम है तो प्रकाश अंदर भी तो प्रवेश कर जाएगा। एक माध्यम हो गया वायु, आपने और एक कांच की प्लेट ले ली जिसमें आर पार दे सकते हैं। अब उससे क्या हो कि आपने जैसे प्रकाश डाला, भले पृष्ठ वो स्मूथ चिकना पृष्ठ हो भले, तो प्रकाश तो आर पार चला जाएगा। इस आर पार जाने की घटना को परावर्तन थोड़ा कहते हैं। परावर्तन की जरूरी क्या है कि प्रकाश जिस कोण पर टकराया है, जिस माध्यम से प्रकाश आ रहा है और जिस कोण पर टकराया उसी कोण से वापस लौट जाए और उसी माध्यम में वापस लौट जाए। ध्यान, दो बातें इसके अंदर कि प्रकाश जिस कोण से, जिस माध्यम से आ रहा है और जितने कोण से आ रहा है, जितने एंगल पर गिर रहा है आपतन बिंदु पर, वस्तु पर टकराने के बाद, वस्तु से उस बिंदु से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाए और उतने ही कोण से लौटे जितने कोण से वो आया था, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जबकि इस कंडीशन में, इस अवस्था में, इस उदाहरण में ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें प्रकाश आर पार चला गया, तो ये क्या हो गया, परावर्तन नहीं है। इसे बोलते हैं अपवर्तन, प्रकाश का आर पार निकल जाना, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश कर जाना, वो अपवर्तन है। हम पढ़ रहे हैं परावर्तन। परावर्तन जरूरी होता है कि माध्यम कैसा हो जाए, फिर अपारदर्शी हो जाए, पारदर्शी ना हो। तभी तो कहा, बताया आपको कि पारदर्शी संभव नहीं है, अपारदर्शी चाहिए। इसमें कैसे होता है, अभी आपको मैंने बताया कि अगर प्रकाश की किरण जिस कोण पर गिरी उसी कोण से वापस लौट जाए तो इस तरीके संभव हो पाता है प्रकाश का परावर्तन। और पृष्ठ कैसा होता है, चिकना पृष्ठ होना चाहिए। अब कब, इसका क्वेश्चन भी आंसर मिल गया। अब कब होगा, जब माध्यम होगा, प्रकाश माध्यम कोण से टकरा कर लौटेगा, माध्यम कोण से टकराएगा, टकराने के वापस यदि माध्यम में लौटेगा। अब यहां पर देखो दो माध्यम हो गए, एक तो वायु हो गया और जिस पर ये गिर रहा है, जिस वस्तु पर गिरा, यहां पर टकराया, पहले तो माध्यम में कौन सा टकराता हुआ, आप देखो अगर माध्यम नहीं होता तो जरूरी नहीं था कि वो इसी एंगल से आ रहा होता। अब प्रकाश वायुमंडल के कणों से टकराकर आप तक पहुंचा और वापस भी जब टकराया तो तभी वायु जाते हुए वायुमंडल कणों से टकराते हुए जा रहा था। तो ऐसे क्या हो गया, कब होगा कि सर जब माध्यम होगा और माध्यम से टकराएगा, तो तभी तो इस घटना को क्या नाम दिया गया, प्रकाश का परावर्तन नाम दिया गया। कि सर आपतित किरण जब किसी वस्तु पर टकराती है, टकराने के बाद ध्यान समझना कि आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, जब आपतित किरण किसी वस्तु से टकराती है, टकराने के बाद अगर वापस उसी माध्यम में लौट जाए और उसी कोण से वापस लौट जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। और टकराकर लौटने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। और जिस कोण से प्रकाश की किरण आ रही होती है, जिस कोण से प्रकाश की किरण गिर रही होती है, उस कोण का नाम होता है आपका आपतन कोण। और जिस कोण टकराकर वापस गई है उसे कहा जाता है आपका परावर्तन कोण। लेकिन खुरदुरे पृष्ठ में ये चीजें संभव नहीं हो पाती, तो इसलिए सर आपतन चिकने पृष्ठ से पॉसिबल हो पाता है, ना कि आपके खुरदुरे पृष्ठ से। तो ये चीजें आपके अंदर होती है, किसके अंदर होती है, चिकने पृष्ठ में होती है, रफ सरफेस में नहीं होती है। ठीक है, अब आगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रकाश का परावर्तन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके नियम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इस चैप्टर में से अगर वो कुछ देगा तो परावर्तन या अपवर्तन दोनों में से कोई से क्वेश्चन तो आपको देगा, और पूरा ही देगा, नियम भी देगा, साथ में प्रकाश परावर्तन के बारे में पूछेगा भी। तो परावर्तन के बारे में आपको ये बताना है कि प्रकाश जब किसी माध्यम से आ रहा होता है, आप ये भी सिंपल लैंग्वेज में अपने लैंग्वेज में समझ लो कि आपतित किरण जब किसी वस्तु पर टकराती है
और टकराने के बाद अगर वापस उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से प्रकाश किरण आई थी, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तथा जिस कोण से आ रही होती है उसे आपतन कोण, जिस कोण से जा रही होती है उसे परावर्तन कोण, और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। अगर आप ऐसे भी अपने शब्दों में भी लिखाए तो भी आपको पूरे ही नंबर मिले, क्योंकि आपने सभी बातों को पूरी तरह समझा दिया है कि जब प्रकाश किसी माध्यम से आ रहा होता है और जब किसी वस्तु पर टकराता है, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाए और उतने ही कोण से लौट जाए या वापस उसी माध्यम में लौट जाए, तो इस घटना को कहा जाता है आपका प्रकाश का परावर्तन। और आने वाली किरण आपतित किरण और तथा जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और जिस कोण से आई थी उस कोण को आपतन कोण और जिस कोण से परावर्तित हुई है उस कोण को परावर्तित कोण कहा जाता है, परावर्तन कोण कहा जाता है। बात क्लियर हुई? आगे की बात का समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके दो नियम होते हैं। अब दोनों नियम को हम चित्र के माध्यम समझेंगे और रटेंगे नहीं, चित्र को देखकर ही हम इसको बता देंगे, चित्र के माध्यम से लिख देंगे। एग्जाम में भी ऐसे करना है। एक अपारदर्शी पृष्ठ लिया हमने, चिकना पृष्ठ, तो आने वाली किरण कौन सी हो गई? आपतित किरण। जिस बिंदु पर गिरी है उस बिंदु का नाम दे दिया आपने आपतन बिंदु। ये क्या हो गया आपका? अभिलंब। ये कौन सी किरण हो गया आपके? आने वाली किरण को क्या नाम दिया आपने? आपतित किरण। कोण क्या हो गया आपका? आपतन कोण। ये पूरा आपका अभिलंब, और ये आपका आपतन कोण, और यही आपका परावर्तन कोण। यहाँ पर थोड़ा कोण, परावर्तन कोण ज़्यादा बड़ा बन गया तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। एग्जाम कॉपी में बेटे ये बात ध्यान रखते बनाना है आपको कि ये कोण जो है लगभग जो है इसके ही बराबर रहे, ज़्यादा बड़ा ना हो। और जाने वाली किरण कौन सी होगी आपकी? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो एग्जाम में जब आप चित्र बनाएंगे तो एक बात को ध्यान रखना, चित्र आपको वहाँ पेंसिल से बनाना, पेन से बनाने की गलती मत करना, क्योंकि पेन से अगर आप बना रहे हैं वो गलती हो गई जरा में तो पूरा एक तो कॉपी खराब हो गई, कटिंग होगी कॉपी पे, चीज़ें साफ नहीं रही। अगर आप पेंसिल से बनाओगे तो जो भी गलती होगा आप उसे रबर से मिटाकर ठीक तो कर लोगे। अगर आपने पेन से बनाया तो गलती हो जाएगी, उसमें प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी। तो ध्यान रखना। तो इसीलिए आपको चित्र जो है एग्जाम में किससे बनाना है? पेंसिल से बनाना है, ना कि पेंसिल से बनाना, ना कि पेन से बनाना है। ठीक है, अब ये चीजें हो गई। अब इसे नियम समझना है। पहला नियम सर, आप पहला नियम क्या? आपतित किरण आने वाली किरण आपतित किरण तथा अभिलंब और परावर्तित किरण, तीन चीज यहां पर है, तीन वर्ड यूज होंगे। आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों के तीनों एक ही तल में या एक ही तल से स्टार्ट होते हैं, एक ही तल पर क्या होते हैं? लाई करते हैं, एक ही तल पर लागू होते हैं। ये नहीं है कि प्रकाश तो गिरा इस पॉइंट पर, ठीक है, साथ में परावर्तित हुआ वो
दूसरे पृष्ठ से। तो पहले हमने क्या कहा, तो इसलिए वो कह रहा है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में लागू होते हैं। ये नहीं है कि वो दूसरे तल में हो जाए। बात क्लियर हुई? तो वर्ड पे ध्यान देना में, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में लागू होते हैं, एक ही तल से शुरुआत होते हैं या एक ही तल में लाई करते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। बात क्लियर हुई? तो यहां पर जो हमारा टॉपिक था वो था प्रकाश का परावर्तन की। ठीक है, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों क्या है, ये आपके ये तीन चीज हो गई, आपतित किरण हो गया, अभिलंब हो गया, परावर्तित किरण हो गया। कि जब प्रकाश जो है किसी माध्यम से में चलता है, चलने के बाद जब किसी वस्तु पर टकराता है, टकराने के बाद अगर वो उसी माध्यम में वापस लौट, जैसे आपने क्या बोल दिया, प्रकाश का परावर्तन बोल दिया। दो नियम बन गए, दोनों नियम इस चित्र से एक्सप्लेन करने हैं कि सर आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में लागू होते हैं। एक ही तल में, एक तल का मतलब ये है कि ये नहीं है कि एक तल तो ये हो गया, तल का मतलब क्या, दो सरफेस। ये नहीं कि इसके साथ आपने दूसरा भी जोड़ दिया और वहां से प्रकाश परावर्तित तो वहां से हो रहा है और गिर इस पर, ऐसा नहीं है कि तीनों के तीनों जो है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में लागू होते हैं। पहले तो नियम ये हो गया कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में लागू होते हैं। दूसरा, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। यानी कि एंगल आई, कोण आई बराबर किसके हो गया, कोण आर के। ये हो गया दूसरा नियम। तो इसके दो नियम है कि पहले ने आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तरह में लागू होते हैं, नंबर एक। नंबर दो कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आप ये दोनों के दोनों नियम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि चित्र आपके सामने, चित्र से बनाकर लिख दिया, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में लागू होते हैं, नंबर पहला नियम। दूसरा नियम, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो इसके दो नियम हो गए। तो यहां तक जो है आपका, अगर आपसे एग्जाम में आ रहा है कि प्रकाश का परावर्तन तथा इसके प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे, तो दो ही नियम होते हैं इसके कि पहला आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में लागू होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट, यहां तक हमारा क्या कंप्लीट हुआ कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, तो इसके आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, और फिर उसके बाद हम जो है अगले टॉपिक पर आएंगे। तो यहां तक आप इसको समझ के चलना, एक बार लिख कर देखना और टॉपिक को उदाहरण से ही समझना। ठीक है, तो ठीक, तो अब जब बेटे नेक्स्ट पीरियड में जो है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम के साथ साथ दर्पण के बारे में, कि दर्पण क्या होता है। साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार का दर्पण होता है, उत्तल है, अवतल है, कैसे उसका उदाहरण है, कैसे पता चलेगा ये उत्तल दर्पण है, कैसे पता चलेगा ये अवतल दर्पण है। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, वेलकम। तो अब इस वीडियो की सबसे ज़रूरी बात सुनिए। अगर आप अपना कंप्लीट कोर्स चाहते हैं कि भैया हमको हमारा कंप्लीट कोर्स मिल जाए, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर एक तरफ से शुरू से लेकर के अंत तक पूरे वीडियो लेक्चर हमको मिल जाएं। अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए
प्लस आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए नोट्स भी मिल जाएं, हमको नोट्स भी ना लिखना पड़े, तो इस सुविधा के लिए, क्योंकि YouTube पर कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि नोट्स अपलोड करने की कोई सुविधा YouTube पर नहीं है। अब अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स के साथ, तो आप हमारा डिजायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर डिजायर पॉइंट लिख कर सर्च कर सकते हैं। ये चैनल का लोगो है, प्ले स्टोर पर ऐप आ जाएगा। ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी अपना नाम, गांव, सारा डिटेल भर के अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट बना लेना है। और जो अकाउंट बनाइएगा उसका पासवर्ड ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि पासवर्ड अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो अपना पासवर्ड बना लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है, रजिस्टर कर लेना है, और ऐप पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे प्लस नोट्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड बैचेस के साथ साथ लाइव बैचेस भी अगर स्टार्ट हो रही होंगी तो वो भी आपको मिल जाएंगी, यानी ऐप पर आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, डाउट सेशन मिल जाएगा लाइव क्लासेस के दौरान, और आपको नोट्स मिल जाएंगे, यानी आपकी पढ़ाई पूरी तरह से हो सकेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा नंबर है, आप हमको कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9129 28 63 65। इस नंबर पर आप हमसे कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।